तो शुरू करते हैं। माइक्स बंद करें अपने सब। अच्छा जी बेटे, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो दिया हुआ है। CO2H 1.8 gram of compound in gaseous state is occupies this volume at STP. Find its molecular formula. तो मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.8 ग्राम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड इज 448 सेंटीमीटर क्यूब। STP टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है बेटा 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा देखो, इम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास अगर है, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। हम क्या करते हैं, सारी मेहनत मजदूरी करके एम्पिरिकल फार्मूला लाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें चाहिए होता है एन। एन कैसे आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास को डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से। अब इस सवाल में हमें एम्पिरिकल फार्मूला तो पहले से ही दे रखा है, तो यानी कि हमें जो ये वाली जद्दोजहद थी, ये जो ऊपर हमने की मोल कॉम्पोजिशन, मोल रेशो वगैरह, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सीधे सीधे निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल, हमें सवाल में पिछले बार तो दिया हुआ था, अब की बार हमें सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें कुछ ऐसा डेटा सवाल में जरूर दिया हुआ है जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, हम यहाँ अप्लाई करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और एन को हम चेंज कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। अब चूंकि हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो गिवन मास, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सब कुछ जो है वो हम उसी कंपाउंड का लगाएंगे यहाँ पे। अब वॉल्यूम जो है वो कंपाउंड का 448 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप सबसे पहले तो इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट कीजिए 1000 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 0.448 डीएम क्यूब। ठीक है, अच्छा गिवन मास कितना आ रहा है इसका, 1 पॉइंट कितना दिया हुआ है, हमें 1.8 ग्राम दिया हुआ है, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा टेम्परेचर वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम इसको केल्विन्स में पुट करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन में याद रखिएगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट होता है बेटा, सेंटीग्रेड में कभी पुट नहीं होता। तो केल्विन में हमने पुट करना है 273 एंड डिवाइडेड बाय, और पी क्या है इसका 1, और वॉल्यूम है 0.448। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, मॉलिक्यूलर मास बताइए बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटे बोलिए। सर हम लोग ने ये जो हम लोग एम निकाल रहे हैं, कैपिटल एम, ये हम लोग एन मालूम करना है इसलिए निकाल रहे हैं ना? जी यस सर। और सर हम लोग को पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो हम एन की जगह क्यों लगे हैं, सीधा हम लोग डायरेक्ट एन निकाल लें। डायरेक्ट एन कैसे निकालोगी बेटे? मतलब शिफ्ट कर लेना। अब हमें देखें, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, हमें सही है। पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। नहीं तो एन, आप समझ नहीं रहे हो बेटे, ये जो एन है ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये वाला एन जो है ना वो रेशियो है अमंग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये डिफरेंस है दोनों में। ओ, अच्छा ओके सर, सही है। अच्छा इसका आंसर बताइए। 18.07, 90.05। 90.05। 18 या 19? 90 सर, 90 90। 97.05। सर 90 सर 90.05। अच्छा 90.0, 90.05। ओके 90.05, इसको हम 90 ले लेते हैं, 90 AMU। ठीक है, अच्छा अब मुझे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेता हूं मैं। अब मैं यहाँ पर इस तरफ कैलकुलेट करता हूँ। N इज इक्वल टू
molecular formula mass divided by empirical formula mass. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अभी हमारे पास आया बेटा 90. इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CO2H. 2 ऑक्सीजन के 32 हो गए, एक कार्बन का हो गया आपके पास 12, तो 32 + 12 44, और +1 एक हाइड्रोजन का 45 हो गया बेटा. 45 से आपने इसको डिवाइड किया, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90. Here n is, रेशियो इज 2. रेशियो आने के बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू empirical formula multiply by n. empirical formula क्या है? CO2H multiply by 2, ये हो गया C2O4H2. ये आ गया, कैलकुलेट हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. समझ गया बेटा? Yes, sir. चलिए ये आ गया. थिंक अब ये करने के बाद हम स्टेक्योमेट्री की तरफ आते हैं. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं स्टेक्योमेट्री, जो हमारे इस रिड्यूस कोर्स का लास्ट टॉपिक है, और इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं. अच्छा, स्टेक्योमेट्री क्या है? स्टेक्योमेट्री है बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन के ऊपर जो कैलकुलेशंस आप करोगे केमिकल इक्वेशंस की मदद से, उसको स्टेक्योमेट्री कहा जाता है. अब इसके जो है ना, हमारे पास स्टेक्योमेट्री के 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं. नंबर 1 इज मास एंड मास रिलेशनशिप. अब व्हाट इज मास एंड मास रिलेशनशिप? इसका मतलब ये होता है कि आपको सवाल में मास दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट भी मास ही करना होगा. ठीक है, ओके. तो दूसरा है आपके पास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप. अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको सवाल में बेटा वॉल्यूम दिया जाएगा किसी भी चीज का, और दूसरी चीज का भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा. नंबर 3 क्या है आपके पास? मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप. इसमें आपको एक चीज का मास दिया जाएगा और दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछा जाएगा. ठीक है. और चौथा, इसी का रिवर्स है, आप अलग कर लो या एक साथ ही पढ़ लो, वो कोई मसले वाली बात नहीं है. वॉल्यूम एंड मास रिलेशनशिप. ठीक है. अब मैं बारी बारी इन चारों टाइप्स के एक एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए. सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मास मास रिलेशनशिप. ठीक है. अब मास मास रिलेशन में आपके पास, आपको याद रहे कि एक मतलब एक चीज आपको मास के टर्म्स में दी जाएगी, यानी एक चीज का आपको मास बताया जाएगा और आपको दूसरी चीज का भी मास ही निकालना पड़ेगा. इसके लिए मैं एक सवाल रेंडमली ले लेता हूं और फिर उस सवाल से हम सॉल्व करते हैं. 1 मिनट वेट कीजिएगा. मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन. कैलकुलेट द मास ऑफ
calcium oxide produced from 150 grams of calcium carbonate in the following reaction. एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक रिएक्शन हो रहा है बेटा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बेटा वेट करें प्लीज, क्या हो गया है, समझ से बाहर है। जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करने के लिए बेटा केमिकल इक्वेशन का इसमें बड़ा मतलब अहम किरदार है। पहली बात तो इसमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर अनबैलेंस आ गई है पेपर में, वैसे इसके इम्कानात बहुत कम है कि अनबैलेंस इक्वेशन आपको मिले, लेकिन अगर अनबैलेंस इक्वेशन आ गई है तो आप उसे बैलेंस करके फिर जो है वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल तो बैलेंस है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होती है गिवन कंडीशन और एक होती है रिक्वायर कंडीशन। अब गिवन क्या है? गिवन इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। मैं एक काम करता हूं, इसको एक स्टेप नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 40, कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन का मिलके हो जाता है 48। सबको प्लस कर लो, 100 ग्राम्स हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मास 40, ऑक्सीजन का 16 प्लस कर लो 56 ग्राम हो जाता है। तो अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या आ रही है? गिवन कंडीशन आ रही है ये कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम यानी 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपके पास एक गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 150 ग्राम्स हो तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? अब ये सवाल है, इस सवाल को बेटा हम यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं। यूनिटी मेथड में क्या है, 3 स्टेप्स होते हैं यूनिटी मेथड में। पहले स्टेप में हम जो गिवन होता है ना हम वो लिखते हैं, दूसरे स्टेप में हम 1 लिखते हैं, तीसरे स्टेप में रिक्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। अब देखिए किस तरीके से, यहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी का कमाल है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ये आगे पहली लाइन, पहली लाइन में हमने क्या लिखा है? जो गिवन है वो लिखा है, जो इक्वेशन हमें पता चल रहा है। अब दूसरी लाइन 1 की है, यानी कि यहाँ पे आपने 1 लेना है। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, तो 1 के लिए काउंटिंग कैसे बनेगी? जो पहले है वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका रिक्वायर होता है आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। रिक्वायर कितने पे? 150 पे। 150 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए।
84। 84 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोड्यूस होगा। अब इसमें जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो सुन लीजिए। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि सर वो हमें ये समझ भी नहीं आ रहा इक्वल टू के लेफ्ट साइड कौन सा लिखें, इक्वल टू के राइट साइड कौन सा लिखें। देखो दो कंडीशन है, गिवन और रिक्वायर ना। जो चीज गिवन और रिक्वायर दोनों में लिखी हुई नजर आ रही है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिटेल्स या कैल्शियम कार्बोनेट की जो जानकारी है वो गिवन और रिक्वायर दोनों में मौजूद है, तो आप उसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखोगे। और जिसकी एक जानकारी है और एक नहीं है, यानी गिवन है रिक्वायर नहीं है, वो इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा। बस इस तरीके से याद कर लो। अच्छा, इसमें भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मतलब 100 नीचे आना है 56 ऊपर जाना है, तो उसमें वो 56 को नीचे 100 को ऊपर कर देते हैं। अक्सर ये गलती भी होती है। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है वो ऊपर जाएगा। बस सिंपल है, ऐसे करके याद कर लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। बात समझ में आई मेरी, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है? जी यस सर। सर। जी सर। अच्छा, हो सकता है किसी के कॉलेज वगैरह में कुछ और तरीके भी सिखाए गए हों इनको सॉल्व करने के, तो बेटा आप उस तरीका, वो तरीका अगर आप लोगों को आसान लग रहा हो तो आप लोग वो तरीका यूज कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो मतलब मसला नहीं होगा। सही है सर जी। सर अगर यहाँ पर मतलब 2 CaCO3 होता और ठीक है, फिर हम उसका वो निकालते तो उसको हम मल्टीप्लाई करते क्या उसके? मल्टीप्लाई बाय 2। जी सर। जी यस बेटा, सर। बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 2 होता। लेकिन सर ये वॉल्यूम मतलब मास मास में होता है, वॉल्यूम मास में होता है, शायद मास वॉल्यूम मतलब किसी एक में नहीं होता। नहीं, सब में ही होता है बेटे मल्टीप्लाई, तो अगर कोफिशिएंट कोई लगा हुआ है इक्वेशन में तो वो तो सबके साथ ही होता है। अच्छा, फिर शायद मुझे कंफ्यूजन है। ओके हम्म, सर। नहीं, मुझे भी ऐसी लग रहा है कि मतलब किसी में नहीं था, इनमें देख से किसी रिलेशन में। देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है या तुम लोगों को नजर आ जाता है तो बता देना। सर इससे वो ज्यादा वॉल्यूम मास में जब जाते हैं तो जब हम मतलब मास से मोल्स में जाते हैं तब हम नहीं करते ना। मुझे अभी जहन में क्लिक नहीं हो रही है बात। हम एक काम करेंगे, अभी वॉल्यूम मास का भी सवाल सॉल्व करेंगे ना, अगर उसमें तुम लोगों को नजर आ जाए तो मुझे बता देना। नहीं आए तो कोई केस तो ओके सॉल्व सर। किया होगा ना, वो बता देना, उसको देख जी लेंगे, सर। कंसिडर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है, मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी पर is always equal to 22.4 डीएम क्यूब। किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 डीएम क्यूब के बराबर होता है, ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है, बस इसे याद रखिएगा। 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी, उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है, बस ये याद रखिएगा। ये मोलर वॉल्यूम सॉल्व करने में आगे आपको आसानी हो सकती है। अब मैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए कोई एक सवाल लिख लेता हूं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 gas at STP पर NH3 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 27 डीएम क्यूब ऑफ H2 गैस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या है भाई, N2 प्लस 3H2 विल मेक 2NH3। तो
अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम 27 डीएम क्यूब होगा तो अमोनिया कितना बनेगा ये आपको बताना है। सही है जी, तो सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सा सॉल्यूशन है इसका। N2 plus 3H2 will make 2NH3। अब देखो, अगर मैं मोल के हिसाब से बात करूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मोल है, नाइट्रो अमोनिया यहाँ पे 2 मोल है। अच्छा, जितने मोल होते हैं ना उतना वॉल्यूम ले सकते हैं हम, ये हमें अलाउ है। यानी कि 2 मोल है, इसको 3 मोल है, इसको मैंने 3 डीएम क्यूब वॉल्यूम ले लिया। ये 2 मोल है, इसको मैंने 2 डीएम क्यूब वॉल्यूम ले लिया। ये बात समझ में आई? जी सर। अब रिक्वायर कितने पर है कि अगर मैं हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा हूं 27 डीएम क्यूब, तो आप बताइए कि अमोनिया कितना बनेगा। तो यूनिटी मेथड अप्लाई करते हैं वैसे ही, जिसके दोनों पता है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, यानी कि शुरू करेंगे गिवन से। तो 3 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, सॉरी 3 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 डीएम क्यूब अमोनिया। अब उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया जिसमें गिवन लिखते हैं, फिर आप 1 वाला लिखते हैं। तो 1 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2/3 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। और नंबर थर्ड आ रहा है आपके पास 27 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2/3 multiplied by 27 dm cube of ammonia, 3 ones are 3, 3 nines are 27, 2 nines are 18 dm cube of ammonia। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब मैं एक किट का एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मास वॉल्यूम समझाने के लिए। अच्छा जी, ये वाला ले लेते हैं सवाल। अच्छा जी, अच्छा देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सवाल में क्या है। तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड N2O5 की का मास दिया हुआ है, और मास ऑफ N2O5 इज 54 grams। ठीक है, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2 प्रोड्यूस एट STP। अब आपको वॉल्यूम मालूम करना है NO2 का, और वॉल्यूम मालूम करना है O2 का। तो सबसे पहले तो बेटा आप स्टेप्स को चेक कीजिए कि स्टेप्स आपके पास क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। पहले मैं स्टेप समझा देता हूं आपको। देखिए बेटा, 3 स्टेप्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, मतलब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। सबसे पहला आपके पास मास को आप कन्वर्ट करते हो मोल में, ये पहला स्टेप होता है। फिर मोल से मोल की कन्वर्जन होती है, ये दूसरा स्टेप होता है। फिर मोल से वॉल्यूम की कन्वर्जन होती है, ये तीसरा स्टेप होता है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसका मास दिया होगा मोल में कन्वर्ट वही होगा, मींस N2O5। N2O5 का मास दिया हुआ है तो वो मोल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसी इसके मोल से, यानी कि अब होगा क्या, मैं सवाल को डायरेक्टली बता रहा हूं। देखो मास किसका दिया हुआ है, N2O5 का।
सही है, आपने मास को कन्वर्ट कर लिया मोल में, ये पहला स्टेप हो गया। अब ये जो मैं मोल से मोल की कैलकुलेशन कह रहा हूं ना, ये किसकी है? आप N2O5 के मोल से NO2 और O2 के मोल पता कर लोगे। जब NO2 और O2 के मोल पता चल जाएंगे तो फिर उसकी मदद से आप वॉल्यूम निकाल लोगे। अब आप सवाल को देखो, सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। मास टू मोल आपने कन्वर्ट किया, पहला स्टेप। तो मास हमें दिया हुआ है N2O5 का ना, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स में इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी शॉर्ट में लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है इसका? 54। मॉलिक्यूलर मास क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे गलती यहाँ पर एक कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसके साथ जो ये 2 लिखा है N2O5 का, उसको इससे मल्टीप्लाई करें। मेरे ख्याल से अरसल ना, आप लोग ये वाली बात तो नहीं कह रहे थे? जी सर, मैं यही कह रही थी। यही कह रही थी। बेटा वो तो असल में आप मोल निकाल रहे हो ना, मोल में तो एक ही मॉलिक्यूल का मास पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 2 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। जी सर। तो N2O5, नाइट्रोजन के 2 एटम्स का मास 28, ऑक्सीजन के 5 एटम्स का मास 32, दो का 64 और 70, तो ये हो जाएगा कुछ 98। तो आपके पास 54 को आपने डिवाइड किया तो इट इज 98। एन नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास बेटा 0.5 मोल। अच्छा, ये 0.5 मोल किसके आ गए? ये 0.5 मोल आ गए सर 2 मिनट, ये जो आपने शॉर्ट पेपर पर करिएगा। ठीक है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ रहा है। 80 आ रहा है। ओ हाँ सही, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। तो इट विल बिकम 108। 108 एंड यहाँ आंसर खैर वही रहेगा, 0.5 ही रहेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखिए दूसरा स्टेप मैं करने जा रहा हूं। दूसरा स्टेप है मोल से मोल की कैलकुलेशन। तो अच्छा, मोल से मोल की कैलकुलेशन के लिए अब आप देख लीजिए, 2N2O5 और ये ब्रेक डाउन हो रहा है NO2 प्लस O2 में, ऐसा ही है? बैलेंसिंग सही है? 4NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। अच्छा, अब देखिए अगर मैं पहले NO2 के मोल कैलकुलेट करूं तो गिवन में क्या आ रहा है, गिवन वगैरह से देखेंगे। अब यहाँ पर आपका वो सीधे उस पर आ रहे हैं गिवन और उस पर, तो ये 2 मोल और ये 4 मोल, यानी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से देखें अगर, तो थोड़ा सा इसको मुझे जो है ना गैप बढ़ा लेना चाहिए। ये हो जाएगा 2 DM³ और ये हो जाएगा 4 DM³। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, जो मैंने ये वाला स्टेप किया? यस सर। अच्छा, अब रिक्वायर क्या है यहाँ पर? 0.5 DM³ इसका, और इसका तो मुझे खैर मालूम ही करना है। तो 2 DM³ of N2O5 is equal to 4 DM³ of oxygen. 1 DM³ of N2O5 is divided by 4/2 DM³ of, ओहो ऑक्सीजन लिख दिया था मैंने, ये होगा NO2। रिक्वायर कितने सर, पर है? 0.5 पे। जी जी बेटे। सर ये तो हम मोल से मोल में जा रहे हैं ना, तो फिर टीएम क्यों कहाँ से आ गया अभी बीच में? ये बेटा देखो मोल से, अरे यार
सॉरी बेटे, आप सही कह रही हो। जीरो पॉइंट फाइव मोल से इसका कितना होगा ये निकालना है। टू मोल से 4 मोल और 4/2 मोल, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इनको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ NO2। सही है बेटे, ये वाली बात समझ में आ गई। यस सर। अच्छा, अब मैं निकालने जा रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। तो 2N2O5 विल मेक NO2 प्लस O2। तो ये हो गया आपके पास, अगेन आप गिवन और रिक्वायर पे देखिए। टू मोल और ये 1 मोल गिवन है। रिक्वायर कितना है भाई, 0.5 मोल, और इसको आपको बताना है। 2 मोल N2O5 प्रोड्यूस 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल N2O5 प्रोड्यूस 1/2 मोल O2, और 0.5 मोल N2O5 प्रोड्यूस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हो जाएगा 0.25 मोल ऑफ O2। देखो यही आ रहा है। यस सर। तीसरा आ गया मोल टू वॉल्यूम। अब मोल से वॉल्यूम की कन्वर्जन है। देखिए हम ये बात जानते हैं कि 1 मोल किसी भी गैस का जो है ना, 1 मोल ऑफ O2 गैस, वो बराबर होता है 22.4 DM³ वॉल्यूम के। तो अगर मेरे पास 0.25 मोल है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ 0.25 को 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर बताइए क्या आ रहा है। 5.6। 5.6 DM³ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, अब मैं NO2 का निकाल लेता हूँ। 1 मोल ऑफ NO2 इज इक्वल टू 22.4 DM³। हाँ, NO2 के मोल भी 1 ही आए इत्तेफाक से, तो बस ये तो हो गया, इसको तो आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। हो गए, दोनों आंसर आ गए। ये ऑक्सीजन का आ गया, और ये आ गया आपके पास NO2 का। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को। नो सर। अच्छा, अब देखो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर 1 का रिवीजन मेरे हिसाब से तो पूरा हो जाता है, क्योंकि कल हम MCQs वगैरह कर ही चुके हैं ऑलरेडी। आज जो स्टैक्योमेट्री के क्वेश्चंस थे वो भी हमने देख लिए हैं। किट आप सबके पास मौजूद है बेटा। अब किट के MCQs न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। देखो सारे सवाल मैं नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि मैं सारे सवाल सॉल्व करने पर जाऊंगा तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। एक एक सवाल मैंने हर टाइप का करवा दिया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लीजिएगा। और जो इंसान, जो शख्स जो भी सवाल सॉल्व करता जा रहा है, वो कोशिश करके ग्रुप पे भी, मतलब सॉल्व करके उसको ग्रुप पे अपलोड कर दे, ताकि एक दूसरे के साथ आप लोग के आंसर्स शेयर हो जाएंगे, तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई, अगर किसी का आंसर गलत आ रहा है तो वो मैच कर लेगा, हाँ भाई मेरा आंसर गलत है, मेरा आंसर सही है, तो वो मैच हो सकता है उस चीज पे। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा। ओके सर। यस सर। सर ये वाले क्वेश्चन देखिएगा आप, 7 8 इसके 8 9 सॉरी। इसके 8 9, हाँ ये वाला और ये वाला। ठीक है बेटा, बताओ क्या हुआ इसमें। सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो हमने नहीं सॉल्व करे।
मतलब मैं नहीं समझा बेटा आपकी बात। सर मतलब ये ना पहले प्रैक्टिस करी और ना अभी ये सॉल्व करने भी नहीं आते हमें। कुछ भी नहीं है, इसको बस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताना है इसमें। अब 1 मिनट रुको, अभी कर लेते हैं। ये डिनोमिनेटर जो है ना 760 और मल्टीप्लाई बाय 298, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, क्या आ रहा है ये मुझे बताओ आप, ठीक है? मैं बाकी ऊपर का कर रहा हूँ। क्या आ रहा है? 226480। 226480, 48.93942। अब डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, यार ये मल्टीप्लाई है या एक्स है, क्या लिखा है? ये मल्टीप्लाई ही होगा, एक्स नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ रहे हैं, आप जब इनको सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आएगा 49। समझ रहे हो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आएगा 49। सर 49 क्यों, 48.93 क्यों नहीं? उसकी वजह ये बेटा कि जो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो जो सब सारे नंबर्स हैं उनमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, तो डेसिमल प्लेस वाला आप नहीं ले सकते। जब डेसिमल प्लेस को ड्रॉप करोगे तो इट इज ऑलरेडी 93, तो आप इसको मतलब इनको रिप्लेस कर दोगे 8 को 9 से, यानी कि 9 8 में 1 ऐड कर दोगे 9 हो जाएगा। तो 49 विल बी योर आंसर एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर उसका आंसर होगा। ठीक ओके है। सर। सर मतलब राउंड ऑफ करना है? हाँ पहले देखो, पहले राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा। ये जो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, उनमें राउंडिंग ऑफ और दोनों चीजें हो रही होती हैं। अब जैसे मैं नीचे वाले का भी एक काम करता हूँ, मैं नीचे वाला भी बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। जैसे नीचे वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 2.417 मल्टीप्लाई बाय 8.123, इसको डिवाइड किया हमने 4.956 से, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 3.961। अच्छा, अब मुझे इस सवाल में कितने डेसिमल प्लेस लिखने हैं? इस सवाल में मुझे डेसिमल प्लेस लिखने हैं 3। क्यों सर? 3 क्यों सर? बेटा 3 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सवाल में वैल्यूज दी है ना, उनमें भी 3 डेसिमल प्लेस है। अच्छा सर, अगर एक में 2, एक में 2 डेसिमल प्लेस होते, एक में 3, तो फिर क्या करते? फिर मैं 2 लिखता। जो कम होते हैं वो लिखे जाते हैं। इन सब में 3 डेसिमल प्लेस है, तो मेरा आंसर भी 3 डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। अब मैं जब यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3.961 नहीं लिखूंगा, 5 ड्रॉप करके 1 उसमें ऐड कर दूंगा, मतलब 1 में 1 ऐड हो जाएगा, 5 ड्रॉप होगा, 1 ऐड होगा, तो यानी कि क्या होगा? 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.962। समझ गए? और सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके आ जाएंगे 4। क्लियर हो गई बात? यस ये सर। तो हम सर 3.96 को 4 लिख सकते थे डायरेक्ट। किस 3.96 बेटा लिख तो सकते थे, लेकिन यहां पर हमारा आंसर डेसिमल प्लेसेस में है ना, यहां नहीं था। जितने डेसिमल प्लेस हमें सवाल में दिए होते हैं, हम उसी हिसाब से आंसर उतने ही डेसिमल प्लेस में देते हैं। ठीक है। ओके सर। और कोई सवाल बेटा? सर और ये 16 देखिएगा, इसमें भी सिंपली मतलब मल्टीप्लाई करके वो करना है। 16 जी बेटा, इसमें भी ऐसा ही है, मल्टीप्लीकेशन रूल्स को फॉलो करना है, यानी कि वही एक डेसिमल प्लेस में आपको आंसर देना है, क्योंकि एक नंबर 2 डेसिमल प्लेस पे, एक नंबर 1 डेसिमल प्लेस पे, तो आप 1 पे जाएंगे। सर तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ये इतने से पेपर में आ सकते हैं? आ ये सकते हैं, 2 ये नंबर के लिए भी अगर आएगा? एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं इस तरह के सवाल। यस सर, एमसीक्यूज में तो शायद आते हैं ही। ठीक है। ओके सर। और कोई बात? नो सर। चलें, ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो तब तक के लिए